हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड मार्च 2026 का टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आप देख चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर भाई हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। बेटा देखिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भैया कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो आपका पेरिस में है। ठीक है, अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो भाई हमारी इग्नू बीएड की जो है बुक है, ये हमारे बैचेज़ हैं, ठीक है, जो आप ले सकते हैं। ठीक, ये मिलेंगे आपको नोटबुक एकेडमी ऐप के ऊपर। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको यूनेस्को के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूनेस्को जो है भाई यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, भाई जिसका 16 नवंबर 1945 को गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भाई ये जो है ये प्रमोट करता है पीस और सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, आगे हम भाई अब सेक्शन 4 पे आ जाते हैं, जो कि आपका पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एट स्कूल टीचिंग एप्टीट्यूड का है। करिकुलम अलाइनमेंट का मतलब है कि कोहेरेंस, यानी कि सब एक जैसा, मतलब समरूपता होनी चाहिए भाई किसके बीच में? ऑब्जेक्टिव्स के, उद्देश्यों के बीच में, शिक्षण के बीच में, और आंकलन कैसे करते हैं उसके बीच में। रीइंफोर्समेंट थियरी, पुनर्बलन, जिससे हम किसी व्यवहार को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे तारीफ कर दी, चॉकलेट दे दी तो बार बार वो अच्छा व्यवहार हो, ये कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि गाड़ी में बैठते हैं और सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो पीपी की आवाज़ से छुटकारा मिल जाता है, तो सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार जो इंक्रीज हुआ तो वो कहलाता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो भाई ये स्किनर ने दिया था। ठीक, इसके बाद आगे हमारा अगला कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट करता है कि लर्नर्स क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात पियाजे ने करी और सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात जो है भाई वो वाइगॉत्स्की ने करी। हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें उच्च स्तरीय चिंतन कौशल होता है। ठीक है, तो उसमें आपका चीज़ों का एप्लीकेशन करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है, और सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ब्लूम की टेक्सोनॉमी को जो है भाई समझना चाहिए। ब्लूम की टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो भाई ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या होता है, 1956 में उन्होंने दी नॉलेज, फिर समझ, फिर प्रयोग। नीचे वाले 3 को लॉट्स कहते हैं, फिर ऊपर वाला एनालिसिस, तोड़कर देखना, सिंथेसिस, जोड़कर देखना, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इनको हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और सिंथेसिस का नाम बदलकर क्रिएटिविटी रख दिया, इवैल्यूएशन यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया 62। फिर हो गया भाई हमारा अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अ चाइल्ड कंजर्विंग क्वांटिटी, कंजर्व संरक्षण करना लगा है तो भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 स्टेज 3 के अंदर बच्चा जो है वो संरक्षण करने लग जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ये किसने दी थी भाई? ये डेविड कोल्ब ने दी थी। ठीक है, यहाँ पे डेविड कोल्ब की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, ठीक है, उसके हमारे जो होते हैं 4 लर्निंग के स्टाइल्स होते हैं। इसको याद करने का तरीका है, सी देखो, अपने पति से कहो सी देखो, आर और एसी खराब हो गए, एक एक्टिव से इलेक्ट्रिशियन को बुला दो। सी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, आर ओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ए सी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ए यानी सक्रिय तौर पर एक्सपेरिमेंट यानी अनुप्रयोग करना। जो डाइवर्जेंट लर्नर्स होते हैं वो फील करते हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। जो एसिमुलेट, अपने अंदर लेते रहते हैं, वो चीज़ों को वॉच करते हैं और सोचते रहते हैं। कन्वर्जिंग वाले थिंक एंड डू, सोच लिया तो करेंगे। ठीक है, अकोमोडेटिंग डू और फील करके करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल क्या है? भाई हाईएस्ट लेवल जो है अब वो क्रिएट है, सृजनात्मकता है। ठीक, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसमें इंक्वायर करते हैं तो भाई उसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है कि भाई अंदर से सीखने का मन करता है, चीज़ों में मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स की तरफ जो है भाई काम करते हैं। ठीक, गैगने ने प्रपोज किए थे क्या? 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशन के भाई उन्होंने 9 इवेंट्स दिए थे। भाई वो 9 इवेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कि आप देते हैं किसी चीज़ पे सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो आप देते हैं गेनिंग अटेंशन। ठीक, फिर आप धीरे धीरे एक्सपेक्टेंसी, उद्देश्यों को सूचित करते हैं कि हमें ये हासिल करने हैं। रिट्रीवल, याद करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को। सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी परसेप्शन, चीज़ों को देखकर अर्थ जोड़ना। प्रेजेंट करते हैं स्टिमुलस को। ठीक, इसके बाद आ गया बेटा सिमेंटिक इनकोडिंग, यानी अर्थपूर्ण इनकोड, कूट संकेतन करना, रिस्पॉन्ड करना, पुनर्बलन करना, रिट्रीवल प्रदर्शन करना और जनरलाइजेशन एंड में सामान्यीकरण करना।
आफ्टर कंडक्टिंग एक यूनिट टेस्ट टीचर ने एनालाइज किया आइटम वाइज परफॉर्मेंस और फाइंड किया कि 70% स्टूडेंट जो है आंसर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को गलत किया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी क्या होगी? डिडक्ट करे एडिशनल मार्क्स केयरलेस मिस्टेक के लिए, रिमूव करे क्वेश्चन रिकॉर्ड से बिना डिस्कशन के लिए। भाई दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाए किसी अलग तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने उसे गलत किया है तो शायद पढ़ाने में कोई बच्चों को समझ में नहीं आया, तो अलग तरीके से पढ़ाए। एक टीचर प्रोवाइड करती है मदद और ग्रेजुअली विड्रॉ करती है सपोर्ट। ये वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लिया गया है। कुछ कार्य जो है भाई आप खुद से कर पाते हैं, कुछ कार्य आप खुद से नहीं कर पाते हैं। भाई ऐसे में आता है आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपको प्रोवाइड करता है मदद जो कि कहलाती है आपकी स्कैफोल्ड, यानी कि पाड़। अब आप वो कार्य भी करने लग जाते हैं जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है भाई? अलग करना नहीं, सबके लिए एक जैसा टास्क नहीं, विभेदित अनुदेशन। कोई सुनकर सीखता है तो सुनने जैसा उसको विजुअल चीज़ें, सुनकर सीखता है तो ऑडियो लर्नर है तो ऑडियो वाली चीज़ें दीजिए, कोई देखकर सीखता है तो विजुअल लर्नर है तो विजुअल वाली चीज़ें दीजिए। उसकी नीड बेस्ड इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखकर इंस्ट्रक्शंस दीजिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक लक्ष्य को लेकर काम करना, इसके अंदर भाई क्या होता है? सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल विकसित होता है। रुब्रिक क्या होता है कि पहले से बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ के इतने पॉइंट हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी आती है इसी असेसमेंट में। भेदभाव जो होता है भैया वो होता है जी खत्म। एक स्टूडेंट एंशियस हो जाता है एग्जाम से पहले, तो भाई उसके लिए आप काउंसलिंग और कोपिंग स्ट्रेटेजी, कैसे तनाव प्रबंधन करें वो सिखा सकते हैं। एक लेसन प्लान को किससे शुरू होना चाहिए भाई? उद्देश्य से शुरू होना चाहिए, क्या उद्देश्य लेकर हम पढ़ा रहे हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो हम पता लगाते हैं जी कमी कहाँ है। ठीक है, NCF 2005 जो है वो एडवोकेट करता है कि टीचर एक अधिगम करता हो। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण बेस्ड होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर पढ़ाइए, उपचारात्मक शिक्षण कीजिए। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन मोस्ट इफेक्टिव होता है जब सपोर्टिंग पैडागोजी हो, यानी शिक्षण शास्त्र, यानी कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसमें वो क्या करे बेटा? वो करे वहाँ पर सपोर्ट, यानी वहाँ पर वो प्रोवाइड करे क्या? मदद प्रोवाइड करे। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, दक्षता आधारित शिक्षा एम्फसाइज करती है भाई सीखने के प्रतिफलों में आपको कितनी महारत हासिल हो गई है। ठीक है, CBE कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आजकल काफ़ी फोकस है, NEP 2020 ने भी कहा। अ टीचर ऑब्जर्व करती है कि बच्चा लगातार अवॉइड करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ और शो करता है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है डिस्पाइट एडिक्वेट उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? समावेशी और सपोर्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। भाई वो स्ट्रक्चर्ड पीयर सपोर्ट दे और ग्रेजुअली उसका जो है पार्टिसिपेशन में बढ़ावा हो जाए, क्योंकि उसको जो है अकेले काम करते हुए अवॉइड कर रहा है ना वो ग्रुप एक्टिविटीज़, तो धीरे धीरे वो ग्रुप में काम करना शुरू कर दे। रचनात्मक आंकलन जो हम साथ के साथ करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इंप्रूव करता है ऑनगोइंग लर्निंग को। बेंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग दी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि हम देख कर सीखते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, तो जिन्होंने मॉडलिंग की बात की, उन्होंने विकेरियस लर्निंग यानी कि दूसरे को देखकर जो है भाई सीख गए। ठीक, तो उन्होंने सोशल लर्निंग की जो है भैया वो बात की है। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण जर्नल सपोर्ट करते हैं क्या? कि आप रिफ्लेक्टिव करेक्शन सोचते हैं कि भैया ये गलती हुई, ठीक है, तो इसको और बेहतर तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो त्रुटि विश्लेषण में होता है। ठीक, अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है भैया। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मैथ्स में जिसमें हम पता लगाते हैं कमी कहाँ है, तो भाई इससे क्या होता है? आइडेंटिफाई करते हैं भाई लर्निंग के क्या गैप हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। रैंकिंग करने का काम तो भैया कहाँ पर होता है? रैंकिंग करने का काम जो होता है वो तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने जो है आपके सॉल्यूशन जो है वो कर लिया। सभी को ऑल द बेस्ट 22 अगस्त को होने वाली उनकी परीक्षा के लिए।